सबसे जो पहला बड़ा पॉइंट है ना, डोंट बी अ फूल। मूर्ख मत बनो, अपना दिमाग का यूज करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विन्नी व्लॉग्स। तो आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में रहने वाली है। तो यार देखो, बेसिक्स कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हम बहुत डीपली नहीं जानने वाले हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे एक मैं R15 वर्जन 3 ऑनर हूँ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो अगर मेरे को इसी सेगमेंट की कोई बाइक खरीदनी हो या इससे थोड़े बड़े सेगमेंट की भी खरीदनी हो तो मैं किन किन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखूं और उसके बाद एक बाइक लूं। तो यार ये वीडियो बनाने का मेन जो मोटो आया ना, मतलब उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है, मैं खुद एक यूज बाइक की सर्च में हूँ इन दोनों। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर पाया, मेरे को खुद को एक अपग्रेड करना है। तो मैं 300 सीसी और 390 सीसी के एक उसमें सर्च में हूँ खुद। तो जो मेरे दिमाग में खुद पॉइंट्स है ना, जैसे जब मैं बाइक लूंगा तो मैं क्या क्या चेक करूंगा, तो मैं चाहता था वो अपनी नॉलेज आप लोगों को भी शेयर करूं, जिससे आप लोग ना इस फ्रॉड वगैरह के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जब यूज बाइक्स की बारी जब बात आती है ना, तो बहुत फ्रॉड्स होते हैं यार इनमें। यूज बाइक हो गया, यूज कार हो गया, मतलब यूज चीजों में फ्रॉड्स बहुत होते हैं। और मैं नहीं चाहता मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने, वो इन सब चक्करों में पड़े, वो फ्रॉड के चक्कर में पड़े। तो यार सबसे जो पहला बड़ा पॉइंट है ना, डोंट बी अ फूल। मूर्ख मत बनो, अपना दिमाग का यूज करो। और एक चीज बताओ, अगर आप एक बाइक लेने गए हो, तो आप बाइक लेने गए हो या फिर अपनी रिश्तेदारी निभाने गए हो, किसी पे भी अंदर ट्रस्ट मत करो भाई, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एक डील के मामले में अगर कोई बोले कि आपको मेरे पे भरोसा है या जो भी है, तो प्लीज यार किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर आप बाइक ले रहे हो, चाहे मैं वो एक डीलर की बात हो या एक किसी ओलेक्स के थ्रू आप जाओ, किसी ऑनर की बात हो, तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मेरा ये कहना है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज होते होते बची है और अपने दिमाग से काम लिया। जब मैं अपनी गाड़ी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी, मैंने होंडा सिटी ली सेकंड हैंड। तो उस टाइम पे ना मेरे को एक होंडा सिविक मिल रही थी जिसकी 1,30,000 डिमांड कर रहा था वो। और वो मेरे को गाड़ी ना समझ में आ रही थी, बट कुछ होता है ना, ओवर हो जाना फ्रेंडली। वो ऑनर मेरे साथ ओवर फ्रेंडली हो गया और बाद में पता चला कि वो ऑनर नहीं था, उसका एक काम ही था, मतलब घर से वो अपने काम कर रहा है। तो किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो भाई, ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए किसी पे भी। अगर आप डील कर रहे हो तो डील के तरीके से करो, ये ट्रस्ट और रिश्तेदारियां ना निभाओ वहां पे। अब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर कि हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, मतलब क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान में रखना है जब हम एक डील कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात करो कि मेरी क्या प्रेफरेंस रहेगी, आप मतलब अगर कोई मेरे से पूछे, मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे आप लोग मेरे से पूछो कि आप एक डीलर से बाइक लेना पसंद करोगे या फिर आप एक ओएलएक्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट सेल, मतलब डायरेक्ट सेलर और बायर के से लिंक, मतलब सेलर से डायरेक्ट लेना पसंद करोगे जो आप ऑनर है उससे। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई पहले सबसे पहले ओएलएक्स ट्राई किया जाए और डायरेक्ट ऑनर को पता, ऑनर से बाइक ली जाए। क्यों, एक खड़ी हुई बाइक और एक रनिंग बाइक बहुत फर्क होता है भाई दोनों चीजों में। खड़ी बाइक में क्या काम है आपको नहीं पता, पर रनिंग बाइक जो होगी ना वो ज्यादा प्रेफरेबल है। बट कई बार क्या होता है, नहीं मिल पाती है जो हम ढूंढ रहे हो, तो वो चीज नहीं मिलती है डायरेक्ट हमें। तो डीलर पे जाना भी कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। यार देखो, मैं डीलर से ही बाइक ले सकता हूँ, मेरे को पहला काम हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो मैं डीलर के पास भी जा सकता हूँ। और डीलर के पास जाना ऐसा नहीं है, देखो उसके यूट्यूब पे बहुत वीडियोस चलती हैं। देखो मैं इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और ना मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ। अगर देखो दुनिया में ना अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी, और बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी, एक बैलेंस है, मेंटेन्ड है। तो डीलर्स में भी सेम यही है। अगर कुछ बुरे डीलर्स हैं तो काफी अच्छे डीलर्स भी हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, तो इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा। तो डीलर्स हैं भाई, अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे बेकार डीलर्स हैं। तो बहुत जगह होता है फ्रॉड्स टाइप का कुछ होता है। बट अगर आप समझदार हो ना, अगर आप फुल नहीं हो, आप में अपना दिमाग है थोड़ा, तो यार वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं फंसोगे उन चीजों में। बस इंसान को थोड़ा सा ना कंट्रोल रखना चाहिए। जो होता है ना बाइकर दिल से थोड़ा सा सोचते हैं, तो यार अगर आप दिल से ना सोचो डील करते टाइम, यहाँ से सोचो, तो उन चक्करों में आप नहीं फंसोगे। और यार देखो, कहीं ना मेरे हिसाब से एक डीलर को भी यही करना चाहिए भाई, जो एक्चुअलिटी, अगर बाइक एक्सीडेंटल है, बाइक में जो भी फॉल्ट है वो बता के इंसान को देना, तो वो ज्यादा बेटर है। यार अगर मैं एक बाइक ले रहा हूँ तो मैं अपनी कैलकुलेशन बना लूंगा कि हाँ यार ये बाइक मैंने XYZ मतलब 1 लाख रुपए की ली, अब इसमें मेरे को 20-30 हजार रुपए लगाने हैं, मेरे को पता होगा तो मैं उस हिसाब से डील भी करूंगा। अब आप मेरे से ले लो 1.5 लाख रुपए, ठीक, उस बाइक के 1.5 लाख आपने ले तो लिए,
अब मेरे को 30 भी लगाना, मेरे को तो 180 ही पड़ गई। बट अगर आप वही मेरे को कमियां बताते और 120 में ही ले ले, 120 भी मेरे से बोलते तो मैं दे देता कि चल कोई नहीं, मेरा 1.5 तक ठीक है बाइक, मैं ले लेता हूँ, 30,000 लगाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो यार प्लीज फेयर डील रखो डीलर से, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज फेयर डील रखो। हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे अपने को रखना है ये चीजें। सबसे पहले अगर पॉइंट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा कि डॉक्यूमेंट चेक करो, उसके बाद ही आगे बाइक को देखो। क्योंकि यार देखो, बाइक के बारे में चेक करना उस सब में टाइम जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट ही ठीक नहीं है बाइक के तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। पहले आप डॉक्यूमेंट्स देखो, उसकी आरसी देखो, इंश्योरेंस देखो, और पॉल्यूशन को भूल जाओ। पॉल्यूशन बहुत बेसिक सी चीज होती है, 70 रुपए का होता है, उसको छोड़ो। आरसी, इंश्योरेंस, ये चीजें उसकी देखो। और उस पर जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लो। एक वेबसाइट है वाहन.com करके, मतलब गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट्स हैं 1-2 जहाँ पे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो जो गाड़ी का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो वहां पे डालो, चेक करो जो आरसी पर डिटेल्स हैं वही वहां पे शो हो रही है या नहीं हो रही। मतलब आपको इंजन नंबर, चेसिस नंबर तो नहीं शो होगा वहां पे, बट आपको वहां पे मेक, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और फिटनेस वगैरह सारी चीजें शो हो जाएंगी, कौन सी बाइक है ये सब शो हो जाएगा। तो वो सारी चीजें पहले आप मैच करो, डिटेल मैच होती हैं, इट्स ओके। उसके बाद फिर आप इंश्योरेंस देखो। इंश्योरेंस में देखो कि कब तक वैलिड है। अगर एक लंबे टाइम के लिए वैलिड है, मतलब जैसे अब इन दिनों आ गया कि 5 साल का थर्ड पार्टी रहता ही रहता है इन बाइकों का, जो भी 2018 की परचेज है, और 1 साल का जीरो डैप वगैरह होता है उसका। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मिड सेगमेंट बाइक आप ले लो 70-80 हजार की, तो शायद आप उसको थर्ड पार्टी उस पर भी चला लोगे इंश्योरेंस पे। तो वो चीजें चेक करो एक बार यार। और जिस कंपनी का वो इंश्योरेंस है, मतलब ये आप बाद में भी कर सकते हो, बट ये प्रोसेस करना ही है आपको। पहले आपने थर्डली चले गए, उसके बाद जिस कंपनी का इंश्योरेंस है उसके कस्टमर केयर पे कॉल करो और पॉलिसी नंबर मैच करवाओ कि ये पॉलिसी नंबर का इंश्योरेंस है, इसकी वैलिडिटी आप मेरे को बता दो। क्योंकि वो इंश्योरेंस आपको अपने नाम पे भी ट्रांसफर कराना है, तो कस्टमर केयर को तो आपने बात करनी ही पड़ेगी। तो इट्स बेटर आप पहले कर लो बात, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अब बाइक को कैसे देखें। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन वाली बात, जहाँ पे लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वाली बात हो गई पूरी। इसके बाद करते हैं हम अपना बाइक को कैसे देखें हम। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले देखो, ऐसा नहीं कि आप बाइक को चला के ही फाइनल करो, देखो वो तो एक प्रोसेस है ही, बट कभी कभार ऐसा होता है बाइक देखते ही ना पसंद नहीं आती है, गाड़ी या बाइक जो भी है, मतलब कोई चीज ऐसा होता है कि देखते ही पसंद नहीं आती है, देखते ही पसंद आ जाती है, तो उसके बाद आगे बढ़ने का मन भी करता है। तो सबसे पहले आप जो ऑनर है या डीलर है, जो भी मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव है, सेलर है, उससे आप पूछो सबसे पहले कि भाई आप मेरे को बताओ इस बाइक में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा डील करने वाला, वो जेन्युइनली बता देगा आपको, आपसे कुछ छुपाएगा नहीं वो। ठीक है, तो उससे पूछो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वो बताता है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो, यूज्ड बाइक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले आप उनसे पूछ लिया, उसने बताया तो ठीक, नहीं बताया तो हम आते हैं अपना प्रोसेस हम चालू करेंगे, वो तो हमें करना ही करना है। बट एक चीज होती है ना, खुद बता देता है तो पता चल जाता है जेन्युइनिटी कितनी है। तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे पेंट क्वालिटी। पेंट क्वालिटी से ना देखो, पेंट क्वालिटी चेक करने का एक ही तरीका है, परफेक्ट फ्लैश लाइट। आपका फोन है, आपके फोन में फ्लैश लाइट है, वो ऑन करो, आपको पता चल जाएगा बाइक रीपेंटेड है कि नहीं है। तो फ्लैश लाइट ऑन करी, रीपेंट का भी पता चल जाएगा, साथ में डेंट्स भी सारे के सारे दिख जाएंगे उससे ना। और अगर कहीं पे मतलब कुछ चीज होती है जैसे नेल पॉलिश वगैरह, या फिर बहुत टचिंग वगैरह टाइप कर देते हैं, जैसे क्रैक्स आ जाता है तो उसको टचिंग कर देते हैं, वो सब चीजें फ्लैश लाइट से साफ चमक जाती हैं अगर आप फ्लैश लाइट से चेक करोगे तो। अब देखो, हम लोगों ने बाइक देख ली, अभी तक सब कुछ पास हो गया, मतलब अभी तक सब अच्छा चल रहा है। अब बारी आई बाइक को चेक करने की। तो अब बाइक को कैसे चेक करें, मतलब अपना पेंट चेक कर लिया, ये देख लिया, एक डेंट्स वगैरह देख लिए, जो लुक्स वाइज है वो देख लिया। अब आती है अंदर वाली बात कि मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाइक में। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है टायर्स, जो मतलब खड़े हो तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग देख लो उसका कि मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है। क्योंकि कई बार डीलर्स, मोस्टली ये डीलर्स करते हैं कि ब्रांड न्यू टायर्स है ये है, या फिर बंदे भी होते हैं कुछ, यार देखो बात सिर्फ डीलर की नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं कम से कम लॉस में जाऊँ। अगर मैं भी ऑनर हूँ R15 वर्जन 3 का, मैं इसको सेल करूंगा तो मैं सोचूंगा कि कम से कम लॉस पड़े मेरे को। हर कोई ये सोचता है, यार गलत नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है आपको बताने की, एक्स्ट्रा जो चीज उसने नीवी कराई होंगी, जैसे वो बोल देगा नए टायर है आप चेक कर लो, ये है अभी डला है। तो एक बार आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेक कर लो, टायर का लेवल चेक कर लो कि कितने घिसे हुए हैं। अगर आप एक बेसिक बाइक ले रहे हो तो यार देखो,
₹2,500 से ₹3,000 के आपके, मतलब अगर एक R15 की बात की जाए तो 4,000 के आसपास आपके टायर का खर्चा है उसमें। MRF जैपर की बात मैं कर रहा हूँ, जो कंपनी से 2018 से आ रहे हैं, मतलब BS4 मॉडल में जो आए हैं, तो 4,000 के आसपास का उसका ही खर्चा है। तो 4-4,500 भी मायने रखते हैं यार एक बेसिक बाइक के लिए। मतलब 1 लाख की आप बाइक लोगे, 4,500 ऐसे लगाओगे और सर्विस अगर ₹10,000 लग जाएंगे, तो हर एक चीज मायने रखती है भाई यार। छोटी छोटी चीज भी मायने रखती है, बेसिक्स बाइक हो चाहे सुपर बाइक हो, मायने हर एक चीज में रखती हैं। तो टायर का चेक कर लो, अगर वो बोल रहा है कि खराब है तो भाई उस हिसाब से वैल्यू भी आप दोगे। अब इसके बाद चलते हैं बाइक की टेस्ट राइड पे। चाहे वो आप बाइक लो डीलर से, चाहे आप लो किसी ऑनर से, टेस्ट राइड मस्ट है। और 1-2 किलोमीटर तक कुछ नहीं पता चलता भाई बाइक में, लिटरली बता रहा हूँ मैं। 5 किलोमीटर आप चलाओ कम से कम मेरे हिसाब से। अगर आप जैसे आप स्प्लेंडर वगैरह चलाने वाले थे और आप अपग्रेड कर रहे हो सीधा उसमें R15 वर्जन 3 में, या R15 में, या फिर R15 की किसी सेगमेंट में जैसे KTM वगैरह में, तो आपको 1 आधे किलोमीटर में कुछ नहीं पता चलने वाला। मिनिमम 5 किलोमीटर चलाओ, और 5 किलोमीटर चला के आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी उसके बारे में। अब जैसे कि आप बाइक लेके निकले टेस्ट राइड पे, आप सबसे पहले एक काम करो, बाइक को 80 पे चलाओ। 80 पे चलाने के बाद ना रेव छोड़ दो और हैंडल को ना छोड़ो एक बारी। हैंडल को छोड़ोगे ना, आपको हैंडल छोड़ते ही पता चल जाएगा बाइक बबल वगैरह तो नहीं कर रही है। मतलब बबल करेगी ना तो हैंडल शेक करेगा, ऐसे 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 हिलेगा हैंडल ना। और एक तो ये हो गया बबलिंग। अगर बबलिंग कर रही है बाइक, इट मीन्स बाइक के शॉकर में प्रॉब्लम्स है, तभी बबल कर रही है, वो स्टेबल नहीं होकर चल पा रही है, शॉकर्स में प्रॉब्लम है, तभी वो स्टेबल नहीं हो रही है। 80 पे चलाए, ये छोड़ दिया। और साथ के साथ ना जैसे आप हैंडल छोड़ रहे हो तो उसके साथ ना बाइक का अलाइनमेंट भी पता चल जाएगा आपको। अगर बाइक सीधी जा रही है, आप बॉडी बैलेंस आपका, ये नहीं कि कई बार क्या होता है कुछ राइडर्स बहुत नौसिखिए होते हैं, बॉडी बैलेंस हिला रहे होते हैं, बॉडी बैलेंस अपना सीधा रखो और बाइक सीधी जा रही है नहीं जा रही है, ये चीज पता लगाओ। ये चीज पता क्या दिखी जाएगी आपको। अगर सीधी जा रही है तो इट मीन्स अलाइनमेंट वगैरह ठीक है, बाइक एक्सीडेंटल होने के चांसेस बहुत कम है, चांसेस कम है उस चीज में। और ये चीज मैं हाथ छोड़ के चलाने के लिए मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि 80 पे जाके, 80 या 70 के आसपास, 70-80 पे क्यों, क्योंकि यार हम लोग राइडर लोग हैं, हमारा ना माइंड सेट होता है। अगर कोई बोले ना कि आप 80 पे करके आप चेक कर लोगे ये चीज बबलिंग की और अलाइनमेंट की, तो नहीं कर पाएंगे। बबलिंग की क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंडल में वेट है तो उस वजह से स्टेबल हो रही है, इसलिए चेक नहीं कर पाएंगे हम। और अलाइनमेंट का क्या यार, देखो हम लोगों का माइंड सेटअप पूरा पूरा, जैसे ही हमें लगेगा ना रोड मुड़ रही है तो अपने आप ही हल्का हल्का मुड़ जाता है हमारा हाथ, हमें पता ही नहीं चलता है। और बाइक इधर जाने लगेगी ना तो जाने से पहले ही मुड़ चुका होगा हमारा हाथ। तो इसलिए हाथ छोड़ के कुछ सेकंड्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा सेकंड, बहुत ज्यादा देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ोगे, पता चल जाएगा आपको। अब इसके बाद देखो आपको पता चल गया, थोड़ा बहुत राइड क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा जब आप टेस्ट राइड पे लेके जाओगे। मोस्टली आपको सारी चीजें पता, सारी चीजें तो नहीं बट हाँ 50-60% यहाँ पे बाइक आपकी पास हो जाएगी। 70% तक मैं मानता हूँ यहाँ पे आपकी बाइक पास हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है, जैसे अगर बाइक में एग्जॉस्ट लगा है तो कई बार क्या होता है, डीलर्स हो गए या ऑनर हो गए, वो एग्जॉस्ट इसलिए लगाते हैं जो बाइक का इंजन का साउंड है ना वो ना आए। कई बार इंजन बोल चुका होता है और उसको साउंड को छुपाने के लिए लोग एग्जॉस्ट लगा देते हैं। डीलर्स हो गए या फिर मतलब एक नॉर्मल बाइक में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एग्जॉस्ट लगा देते हैं लोग ताकि एग्जॉस्ट के साउंड से इंजन का साउंड नहीं आए। तो उसको लिए करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्ट का जो मुंह रहता है जहाँ पे वो उसका एंड होता है, वहां पे एक बार आप अपना पैर रखो, शूज पहनाओ, ये चीज याद रखना, शू पहन रहा हो, पैर रखो और रेव करो थोड़ा सा ना, तो उससे इंजन का साउंड आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट साइलेंट हो जाएगा और इंजन का साउंड आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यार, देखो अगर मैं अपनी जैसे R15 बेचूंगा ये अब थोड़े टाइम में, मैं जेन्युइन सेलर हूँ ना, तो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर उससे बोलो कि भाई मेरे को ना एक बार बाइक मैकेनिकली चेक करानी है। अगर आपका कोई वेल मैकेनिक है, बहुत बढ़िया मैकेनिक है कोई जानने वाला, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो उस बाइक को ना सर्विस सेंटर में लेके जाओ। जैसे अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ, बेचूंगा अब थोड़े टाइम बाद, अभी तो फाइनल डिसीजन नहीं है। जैसे बेचूंगा तो मैं क्या कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि भाई एक काम करो, आप जाओ सर्विस सेंटर चेक कराओ बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक जैसी मैं बोल रहा हूँ वैसी ही आपको मिलेगी, वारंटी है 2 साल की, सब कुछ है, जाओ चेक कराओ बिंदास होके। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को डर वाली बात ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी की सारी सर्विस वहां से हुई है और यही चीज मैं मेंशन करूंगा। अब डर इसमें किस मना कौन करेगा, जो झोल कर रहा होगा आपके साथ। जो झोल नहीं करेगा वो कभी मना नहीं करेगा। उससे बोलो बाइक भाई मेरे को चेक करानी है अपने मैकेनिक से, क्योंकि देखो मैं 1-1.5 लाख रुपए की चीज लेने वाला हूँ। यार देखो मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो 1-1.5 लाख रुपए भी ना बहुत मायने रखता है। मेरे को लगता है एज अ मिडिल क्लास
कि 1-1.5 लाख रुपए ऐसे ही नहीं आ जाता यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो कहीं ना कहीं हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अब हमारे घर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाके 1-1.5 लाख की बाइक ले पाता है कोई। इतना आसान नहीं है यार। देखो बाइक सर्विस सेंटर लेके जाओ, मेरे हिसाब से बाइक सर्विस सेंटर लेके जाओ। जितनी भी आज की इधर रेटिंग बाइक है, जैसे मैं एक मिडिल सबसे लोअर एग्जांपल ले रहा हूँ ROI वर्जन 3 का। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यार मैं बहुत यूज्ड हूँ और मेरे को पता भी इस सेगमेंट की बाइक ऑलमोस्ट सेम ही है। बात की जाए खर्चों की, मेंटेनेंस की बात की जाए तो घूम फिर के कहानी वहीं आती है। तो सर्विस सेंटर ले जाना क्यों बेस्ट है? क्योंकि आजकल आ गया है डायग्नोस का सिस्टम, मतलब कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है। वो बाइक में आपके लगाएंगे और पूरी डायग्नोस कर देंगे, मतलब कंप्यूटराइज तरीके से पूरी बाइक की हेल्थ रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कोई एरर तो नहीं है, फ्यूल पंप में कोई एरर तो नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर तो खराब नहीं है, फ्यूल मोटर तो खराब नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत महंगी खर्चा है। मतलब अप्रॉक्स अगर फ्यूल इंजेक्टर गए हो, फ्यूल पंप गया हो, मतलब आपका फ्यूलिंग सिस्टम खराब हो बाइक का, तो मेरे हिसाब से 15,000 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा आराम से। तो बेटर है सर्विस सेंटर जाओ, वहां पे हेल्थ रिपोर्ट निकलवाओ बाइक की, और बाइक के ब्रेक पैड्स चेक कराओ। ये भी बहुत महंगे हैं, 1700-2000 रुपए के हैं R15 के एक। तो ब्रेक पैड्स चेक कराओ कि कितना लाइफ अगर है बची है, तो उस हिसाब से वैल्यू लगती है बाइक की ना। देखो इन सब चीजों से वैल्यू लगती है कि बाइक कंडीशन कैसी है। ब्रेक पैड्स चेक करो, सर्विस सेंटर जरूर लेके जाओ, मस्ट है ये सर्विस सेंटर लेके जाना मेरे हिसाब से। वहाँ हेल्थ रिपोर्ट आएगी पूरी, और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कुछ पैसे वो ले भी लेंगे अगर, ऐसे तो फ्री चेकअप होता है। एक यामा, जैसे यामा की बात करूँ तो फ्री चेकअप होता है, पूरा ना कंप्लीटली फ्री है चेकअप। बट अगर वो कुछ पैसे ले भी लेते हैं, 100-200 रुपए, आपकी तसल्ली तो हो जाएगी एटलीस्ट। और सर्विस सेंटर आप जाओगे ही तो एक चीज और क्लियर हो जाएगी, उसका आप सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि बाइक पूरी हाईली मेंटेन्ड है, सर्विस सेंटर से ऑलवेज सर्विस हुई है, वो भी सच पता चल जाएगा। एक्सीडेंटल का पता चल जाएगा कि बाइक कोई एक्सीडेंटल में क्लेम होने तो नहीं आई। क्यों, क्या होता है, बाइक एक्सीडेंट होगा, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा, देखो एज अ ऑनर मैं बता रहा हूँ, बाइक एज अ ऑनर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट मेरी बाइक का कभी हुआ होगा ना, तो यार देखो मेरी बाइक इंश्योर्ड है। जब 2-3 साल पुरानी बाइक होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंश्योर्ड भी रहेगी, और इंश्योर्ड बाइक है तो मैं अपनी जेब से 20-30 हजार रुपये क्यों लगाऊंगा जब मैंने इंश्योरेंस कराई रखा है। तो ऑब्वियस कहाँ जाएगी बाइक क्लेम लेने? जाएगी तो सर्विस सेंटर जाएगी तो रिकॉर्ड्स पे चढ़ जाएगा, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं सर्विस सेंटर के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर्विस सेंटर जा। और अगर बंदा क्लेम कर रहा है सेलर के कितना वहीं से सर्विस हुई है, सारी चीजें सब कुछ खुल जाएगा, रास ना चेन सेट वहां से चेक हो जाएगा आपका, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। देखो मैंने बहुत बेसिक्स पॉइंट्स बताए हैं कि देखो ज्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है भाई। देखो एज अ बोला कि मेरा मैकेनिक हूँ या कुछ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जितनी तो नॉलेज है मेरे को उतनी मैं चाहता था मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ तो मैं शेयर कर दूं, और शायद वो बच सके इन सब चीजों से ना, फ्रॉड से। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस तो आ रही है सुपर बाइक्स की, तो आप लोगों का क्या लगता है कि सिर्फ सुपर बाइक्स में फ्रॉड होता है? भाई सबसे ज्यादा होता है बेसिक बाइक में फ्रॉड। लोगों को पता ही नहीं चलता इस चीज को ना, क्योंकि यार क्या है 10, 15, 20 हजार 30 हजार का लॉस खाता है इंसान, तो इसलिए उतना ज्यादा बोलता नहीं है, कहीं सामने नहीं आता। बट सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है उसमें, और उससे बचने के लिए ना मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया। उस केस में क्या ज्यादा इंसान सोचता भी नहीं है, चल छोड़ यार 10, 20, 30 हजार तो चले गए, अब किसके लिए मैं क्या ही करूं, ये मोस्टली होता ही होता है। तो देखो जितनी नॉलेज थी शेयर कर दी है मैंने, अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जैसे लॉकडाउन खुलेगा ना, मैं खुद एक बाइक सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स चेक करूंगा, जब लूंगा ना पूरा को पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कहाँ कहाँ जाकर ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे बाइक, और फिर कैसे मैं डील ग्रैब करूंगा, मतलब तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना। कुछ भी नहीं छुपाने वाला आप लोगों से ना, बहुत लोग छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाने वाला। मेरे से गलती हो गई थी जब मैंने होंडा सिटी ली, तब मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मेरी गलती है उस टाइम पे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, कैसे कैसे डील करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गलती है यार, मानते हैं। तो जो हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। अब जब लेंगे बाइक तो आप लोगों के साथ पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ना, कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं, वो सब दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है फ्रॉड, तो कमेंट करके मेरे को बताओ। यूज बाइक लेते टाइम किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो, कमेंट करके मेरे को बताओ अपनी स्टोरी, ताकि मैं आप लोगों के थ्रू ना शेयर कर सकूं, अवेयरनेस फैला सकूं लोगों में, ताकि किसी के साथ, अपनी जो व्यूअर्स हैं उनके साथ किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ आ रही है, तो वहां जाके फॉलो करो, और डीएम करके ना मेरे को बताओ अपनी स्टोरी। अगर किसी के पास कुछ स्टोरी है बताने लायक तो अपनी स्टोरी बताओ मेरे को। मिलते हैं अगली वीडियो में।